चलिए तो हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में हम अभी तक अल्कोहल कंपाउंड के एसिडिटी को डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। और हमें पता है कि अल्कोहल का जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो पोलर होता है और पोलर बॉन्ड होने की वजह से वो H+ को डोनेट कर देता है। और हमने अल्कोहल के एसिडिटी को कंपेयर भी किया था। हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, और सबसे कम एसिडिक रहता है टर्शरी अल्कोहल। चलिए अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में, राइट। तो आपने देखा होगा कि फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और मेटल का फिनॉक्साइड बनाएगा, दैट इज द सॉल्ट, राइट। फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता था, राइट। तो मैं आपको दो रिएक्शन दिखा देता हूं। पहले हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं अबाउट द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, राइट। और वो एसिडिटी किस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करेगा वो हम बात करेंगे। तो हमें इतना पता है कि फिनॉल अगर एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा सो इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, राइट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, राइट। दूसरा बच्चों, फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन किया था, एसिड बेस का टिपिकल रिएक्शन होगा, यू विल गेट सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि फिनॉल कंपाउंड एसिडिक है नेचर में। अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करते थे। हमने देखा था अल्कोहल पानी के कंपेयर में कम रिएक्टिव है, राइट। तो अगर आप अल्कोहल, फिनॉल और वाटर को कंपेयर करो ना तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि फिनॉल आर more acidic than water. Phenols are more acidic than water. तो अगर आप एसिडिक नेचर इनका कंपेयर करो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, अगर आप एसिडिक नेचर कंपेयर करो तो अल्कोहल कंपाउंड सबसे कम एसिडिक रहते हैं, फिर वाटर आएगा और वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। वाटर से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल होता है। नाउ दैट शुड बी ऑब्जर्व क्वेश्चन वाई, और वही हमें सीखना है कि क्यों फिनॉल अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक है। इसके मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा, आपको वो 3 ही रीज़न के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला वाई, रीज़न बिहाइंड मोर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, रीजन बिहाइंड द मोर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। चलो बच्चों, मैं आपको 3 चीजें दूंगा। सबसे पहला, मोर पोलर OH बॉन्ड। फिनॉल का जो OH बॉन्ड है ना वो अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा पोलर है। पूछो क्यों? क्योंकि फिनॉल का अल्कोहल ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो होना क्या है यहाँ पे बच्चों, अगर आप फिनॉल की बात करोगे ना, राइट, तो फिनॉल के अंदर तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और साथ में ये बेंजीन रिंग का भी इफेक्ट होता है, -I, नेगेटिव इंडक्टिव, राइट। तो ये बेंजीन रिंग क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। मतलब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की भूख है, और ये जो -I ग्रुप दिख रहा है नीचे sp2 हाइब्रिड कार्बन वाला, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इससे ऑक्सीजन की भूख और बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली खींचेगा। मतलब ये जो OH बॉन्ड है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो और ज्यादा O की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर हो जाएगा, राइट। और हमें पता है जितना ज़्यादा पोलर होगा ना OH बॉन्ड नेचर में, उतना आसान रहता है H को निकलना, राइट। तो पहला रीजन हो गया बच्चों ज़्यादा पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड। चलो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए। I will write here as
OH group is attached with sp2 hybrid carbon which is more electronegative. इससे क्या हो जाएगा अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, विच इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड. इससे क्या होगा भाई, OH बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ जाएगा, और अगर OH बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ गया ना तो एसिडिटी बढ़ेगी, विच इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल. तो ये तो हो गया पहला रीज़न, विच इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल. चलो अभी दूसरा रीज़न समझो बच्चों. दूसरा रीज़न है कि फिनॉल के कंपेयर में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है. क्या कहा मैंने, फिनॉल के कंपेयर में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों. तो दूसरा रीज़न है मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन कंपेयर टू फिनॉल. क्यों भाई, क्यों, किस खुशी में? तो अब आप सिंपल देखो बच्चों, अगर आप नॉर्मल फिनॉल लिखोगे, ये है आपका नॉर्मल फिनॉल, राइट. इसमें से H प्लस जब डोनेट हो गया तो ये बनेगा फिनॉक्साइड. मतलब है बच्चों इसका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और H प्लस निकल जाएगा, राइट. ओके, तो ये आपका नॉर्मल फिनॉल है, OH है ऊपर, और यहाँ पे H प्लस निकल चुका है, तो ये आपका आयन है फिनोऑक्साइड. ओके, अब मैंने ये कहा कि ये फिनॉक्साइड जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है. आपको डेफिनेटली प्रश्न होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है, फिनॉक्साइड में ऐसी तो क्या खास बात है. ओके, तो अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना, तो अगर मैं इस फिनॉल के बच्चा लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अब आपकी मास्टर ही आ जानी चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, राइट. तो सिंपल सी बात है बच्चों, O का इलेक्ट्रॉन पेयर हम कहाँ लाते हैं, बॉन्ड में लाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ जाने देंगे, है कि नहीं, जाएगा. तो फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो गया H. बाकी चीज़ें एज इट इज़, राइट. बाकी चीज़ें कैसा रहेगा आपका, एज इट इज़ रहेगा. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों. ओके, चलिए अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका वापस अंदर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आएगा, आएगा ना. तो आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा. क्या बना बच्चा दूसरा स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आ गया, ये तो एज इट इज़ है. और ऊपर भी अभी हमने कुछ नहीं किया, हाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आया था तो इधर डबल बॉन्ड होगा. इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया था ना बॉन्ड में ऊपर से, राइट, और ये प्लस है. चलो और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, डेफिनेटली बनेगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑर्थो पे आएगा, है कि नहीं. ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ ऑलरेडी कैसे करते हैं वो, ठीक है. तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, स्पेस नहीं है इतना हमारे पास, बट आई होप यू कैन सी दिस थिंग्स वेरी क्लियरली, है ना. चलो, तो ये हो गया आपका इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑर्थो पे जाएगा, और ऊपर अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो विल कीप इट एज इट इज़, O प्लस, राइट. चलिए अब वापस इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस O फाइनली ऊपर ले लेता है ना. O ने इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर ले लिया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O का चार्ज वापस न्यूट्रल हो जाएगा, राइट. तो ये आपके बच्चों नॉर्मल फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है. यू कैन सी इट वेरी सिंपली. ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, ये ऑर्थो पे, ऑर्थो से अंदर, ऑर्थो वाला पैरा पे, पैरा से अंदर, ये वापस ऑर्थो पे, ऑर्थो से अंदर, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. इलेक्ट्रॉन को घुमाना है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ वापस. ओके, चलो तो ये हो गए बच्चों आपके फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब अगर मैं फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो मैं बनाऊँगा बच्चों फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर. चलो ब्लू मार्कर से बनाते हैं फिनॉक्साइड के. तो एज यू कैन सी हियर, ये भी रेजोनेंस में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा. चलो इससे क्या बनेगा, चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा O और रिंग के बीच में.
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है तो उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ना तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर था आपका वो ऑर्थो पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर घूमने जाएगी, ये अंदर आएगी, और पैरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर कभी मेटा पे नहीं लाना है, मेटा पे लाया तो आपका स्ट्रक्चर गलत। चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आई आपकी पैरा के ऊपर, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो वापस इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये एज इट इज़, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आएगा वापस, ये रहेगा आपका डबल बॉन्डेड O एज इट इज़, राइट, डबल बॉन्डेड O एज इट इज़, राइट। चलो फाइनली क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अंदर लाएंगे और इसको जाने देंगे ऊपर। चलो बच्चा, इससे क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया वापस सिंगल बॉन्ड, O को इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब मैं ये कहूँगा, अभी देखो एक सिंपल बात है बच्चों, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है ना उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये हमने सीखा हुआ है, राइट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो फिनॉल के भी बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो फिनॉक्साइड के भी बन रहे हैं। तो फिनॉक्साइड में ऐसी तो क्या खास बात है कि फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है भाई? तो फ़र्क इतना है दोनों स्ट्रक्चर में कि फिनॉल के स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर गेटिंग सेपरेटेड, यू कैन सी, राइट। फिनॉल में क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो रहा है। फिनॉल में ऐसा, फिनॉक्साइड में ऐसा कुछ नहीं है। फिनॉक्साइड में एक ही तरह का चार्ज है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज कहीं आ ही नहीं रहा। देखो कहीं पे है सारे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिखेगा आपको, राइट। तो फ़र्क इतना ही है बच्चों खाली कि ये फिनॉल के अंदर चार्ज सेपरेशन होता है, और जब भी चार्ज सेपरेशन होता है ना तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। और यहाँ पे क्योंकि कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। मतलब फिनॉल कम स्टेबल है, फिनॉल चाहता है कि एक H+ को निकाल दिया जाए और H+ को निकालने के बाद फिनॉक्साइड बना जाए, और फिनॉक्साइड तो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब फिनॉक्साइड एक बार बन गया उसके बाद वापस वो H+ लेने वाला नहीं है। फिनॉल एक बार H+ डोनेट कर देगा फिर वो वापस नहीं लेगा, बिकॉज अगर वापस लिया तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर तो कम स्टेबल है, तो भाई इट विल गो इन द कम लेस स्टेबल स्टेट, इट विल नॉट गो, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हो बच्चों के, इन फिनॉल देयर इज चार्ज सेपरेशन, इन फिनॉल देयर इज चार्ज सेपरेशन, और ये चार्ज सेपरेशन की वजह से विच लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल कंपेयर टू एल्कोहल, सॉरी क्या लिखा है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनॉल कंपेयर टू फिनॉक्साइड, राइट। तो ये आपके मेन दो रीजन है बच्चों। पहला है रीजन कि OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है। sp2 हाइब्रिड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और O क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। जितना ज़्यादा पोलरिटी उतना ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है, उतना ज़्यादा आपको एसिडिटी मिलेगा। और दूसरी बात, एक बार H+ निकल गया उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है, तो फिर वो H+ को रिटर्न लेता नहीं है, राइट। चलिए अब अगर आप बात करो बच्चों एल्कोहल एंड फिनॉल, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो डेफिनेटली फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है ज़्यादा? क्योंकि एक रीज़न तो ये आ गया। दूसरा, अब जब एल्कोहल होगा ना, नॉर्मल एल्कोहल जब H+ डोनेट करेगा, समझो मेरी बात को, तो वो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और एल्कोक्साइड आयन में कोई भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती नहीं है। एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन नहीं होगा, बट फिनॉक्साइड में रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन होगा, राइट। इसीलिए एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड में से फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, मतलब फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड कब बनेगा? जब H+ निकलेगा, राइट। ओके, तो वो पॉइंट अभी मैं मेंशन करूंगा, बट बिफोर दैट यू जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्विकली। चलो फटाफट, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
उम्मीद रखते हैं कि हो गया आपका स्क्रीनशॉट, राइट। चलो आगे देखते हैं भाई फटाफट। तो क्या कहता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर आप कंपेयर करो कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, तो एल्कोहल जो कंपाउंड है आपका ROH, इसने जब H+ निकाल दिया तो वो बनेगा एल्कोऑक्साइड आयन। ये एल्कोऑक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस होता नहीं है, बट जब फिनॉल की बारी आएगी वो जब H+ को निकालेगा तो भाई साहब बनाएंगे फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, बराबर, मतलब ये आयन ज़्यादा स्टेबिलाइज है, मतलब ये आयन बनेगा। ये आयन कब बनेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा मतलब H+ इज़ गोइंग टू बी डोनेटेड। तो फिनॉल का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा अमाउंट में H+ निकालेगा क्योंकि उसका फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। ये भाई इतना स्टेबल नहीं है, मतलब H+ वापस जुड़ जाएगा और रिएक्शन रिवर्स चला जाने के चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको H+ इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट। तो आप लिख सकते हो बच्चों कि एल्कोऑक्साइड दैट इज RO- आयन इज लेस स्टेबल compared to phenoxide ion which is resonance stabilized. Phenoxide ion which is resonance stabilized, right? Hence phenol produce more H+ ion, है ना। Phenol produce more H+ ions, hence phenols are more acidic. जितने भी फिनॉल्स किसी भी तरह के होंगे, दे ऑल आर मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्कोहल। दे आर मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्कोहल, राइट। तो ये हो गया बच्चा आपका कंपैरिजन ऑफ द फिनॉल एंड अल्कोहल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल पानी से भी ज़्यादा एसिडिक है। अब बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अलग अलग फिनॉल की एसिडिटी को गवर्न करेंगे, राइट। फिनॉल के अंदर आप बहुत सारे और सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से एसिडिटी इफेक्ट होगी वो अभी हम देखेंगे, ओके। चलो मुन्ना, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब एक बात ध्यान रखो भाई कि सारी एसिडिटी जो है ना वो OH ग्रुप की वजह से है कि नहीं। और OH ग्रुप जितना ज़्यादा पोलर उतना एसिडिटी ज़्यादा होता है, बराबर। और हमने देखा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप आया जो O के इलेक्ट्रॉन को खींचे तो O बदला लेगा H के पास, मतलब OH बॉन्ड पोलर होता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है जिसको हम -I कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, -I ग्रुप, राइट। तो ऐसे जो भी ग्रुप है जो -I ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करने के एबल है, राइट, उनकी वजह से OH बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ेगा और एसिडिटी भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि -I ग्रुप जैसे कि नाइट्रो है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, कीटोन ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, दिस ऑल आर -I ग्रुप, राइट। तो -I ग्रुप विच आर capable of withdrawing electron cloud from OH group leads to increase in polarity, leads to increase in polarity of OH bond, which in turns increase acidity,
विच इन टर्न्स इंक्रीज एसिडिटी। राइट, तो एक मैं पॉइंट लिखूंगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू रिमेन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये रहने वाला है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आप करो फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ इस तरह कहता है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा ना उतना एसिडिटी बढ़ता है। जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना वो क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। राइट, वो कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, आगे जाके आप कार्बोक्सिलिक एसिड सीखोगे उसमें भी यही पॉइंट आएगा। राइट, एंड एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, क्योंकि प्लस आई ग्रुप का काम उल्टा है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगर उसने O को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो फिर OH के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों खींचेगा, नहीं खींचेगा। मतलब OH बॉन्ड तो कम पोलर हो जाएगा। OH बॉन्ड कम पोलर हुआ तो एसिडिटी कम हो जाएगी, है ना। सोचो सोचो, जितना सोचोगे उतना इजीली याद रख पाओगे, है कि नहीं। चलो, रट्टा मारने वाला काम मत करना, कहानी है, सारी कहानियों को समझना है। चलो, अब ये माइनस आई ग्रुप, अभी आप फिनॉल की बात करोगे तो फिनॉल में तो कितने सारे पोजीशन होते हैं, ऑर्थो होता है, पैरा होता है, मेटा होता है, ये आपका फिनॉल है। अब सवाल ये है कि ये OH ग्रुप कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, या माइनस आई ग्रुप कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो जान लो बच्चों, माइनस आई ग्रुप OH के जितना पास में होगा ना उतना बेनिफिट होगा आपको। एक और बात, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने ना तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर पैरा पे आता है और फिर वापस ऑर्थो पे आता है। मतलब आपका नेगेटिव क्लाउड कभी भी मेटा पोजीशन पे आता नहीं है। राइट, तो आपका जो नेगेटिव आई ग्रुप है ना, अगर वो मेटा पोजीशन पे होगा ना तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो। राइट, अगर वो मेटा पोजीशन पे होगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं एक पॉइंट लिखूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। माइनस आई ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज मोस्ट इफेक्टिव in increasing acidity। राइट, तो अगर आप कुछ कंपाउंड ड्रॉ करो बच्चों, देखिएगा ये फिनॉल के साथ मैंने NO2 ग्रुप लिया ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। राइट, फिर उसी फिनॉल के साथ मैं NO2 ग्रुप ले रहा हूँ पैरा पे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और उसी फिनॉल में हम NO2 ग्रुप ले रहे हैं मेटा पे। कहाँ पे लिया हमने, NO2 ग्रुप लिया मेटा पे, ठीक है। आई होप यू कैन सी इट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, ये NO2 ग्रुप जो है ना, इट इज़ कैपेबल एज अ माइनस आई ग्रुप एज वेल एज माइनस आर ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट करता है। राइट, कैसे करता है देखो, सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर रहे। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, और जो NO2 ग्रुप है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। राइट, तो अगर ये आपका माइनस आई ग्रुप, अगर ये माइनस आई ग्रुप आपका ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, मुझे ये कौन सा पोजीशन करना था, ऑर्थो करना था ना, लेट मी कीप इट OH हियर। राइट, तो यहाँ पे अगर आपका NO2 ग्रुप हुआ ना तो ये NO2 ग्रुप दोनों इफेक्ट दिखाएगा। कौन कौन सा दोनों इफेक्ट, एक तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और साथ साथ में वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पाई के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा फिर। राइट, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके बनेंगे, मतलब अगर ऑर्थो और पैरा के ऊपर है ना तो आपको दो इफेक्ट एक साथ में ऑपरेट होगा, माइनस आई एंड माइनस आर। राइट, जबकि अगर NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर है ना, अगर ये NO2 ग्रुप यहाँ पर है मेटा पोजीशन के ऊपर, अगर यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप है एट मेटा, ये ऑर्थो वाला है। राइट, अगर वही NO2 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन के ऊपर है तो क्या होगा, मेटा पोजीशन पे होगा तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन पेयर तो आता नहीं है, तो मेटा पे आपके NO2 ग्रुप को या माइनस आई ग्रुप को रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिलेगा। वो खाली एक ही इफेक्ट ऑपरेट करेगा, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। रेजोनेंस इफेक्ट तभी होगा जब आपका ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे हो, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो और पैरा पर ही आते हैं, मेटा पे नहीं आते हैं। राइट, तो आप इतना ध्यान रखिए बच्चों के जब ऑर्थो के ऊपर है ना
तो ये माइनस आई भी दिखाएगा, माइनस आर भी दिखाएगा। पैरा के ऊपर भी दोनों इफेक्ट माइनस आई और माइनस आर, बट जब मेटा के ऊपर है ना तो वो खाली और खाली माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आर इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं खींच पाएगा, राइट। तो इसीलिए ऑर्थो पोजीशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ऑर्थो पे देखो माइनस आई ग्रुप सबसे पास में है OH के, तो यहाँ पे माइनस आई जो है ना वो भी सबसे स्ट्रांगली ऑपरेट करेगा, साथ में रेजोनेंस भी ऑपरेट करेगा। यहाँ पे भी माइनस आई माइनस आर दोनों ऑपरेट करेगा, बट माइनस आई थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ग्रुप आपका दूर है NO2 ग्रुप, तो यहाँ इतना इफेक्ट ऊपर तक पहुँचेगा नहीं माइनस आई का, राइट। तो इसीलिए बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल और फिर सबसे कम एसिडिक रहता है मेटानाइट्रोफिनॉल। तो अगर आप इनके Ka वैल्यू कंपेयर करो ना, तो मेरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको आगे भी लिखाया था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी उतना ज़्यादा रहेगा, राइट। एंड अगर क्वेश्चन pKa के फॉर्म में है तो एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इन्वर्स Ka pKa के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, ओके। तो pKa अगर है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन एसिडिटी होता है, Ka है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एसिडिटी होता है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो बच्चा लोग फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक नेचर, राइट। पहली बात, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक रहेगा, रीज़न मैंने आपको समझा दी है। दूसरी बात, अगर फिनॉल के अंदर कोई नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप आया तो वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, OH ग्रुप के पोलैरिटी को बढ़ाने का काम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगा, ओके। बट वो ग्रुप कहाँ होना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और फिर मेटा के ऊपर, ठीक है। चलो, तो अगर प्लस आई ग्रुप आ गया तो क्या होगा? अगर प्लस आई ग्रुप आ गया तो बैंड बच जाएगी। कैसे? देखो, तो अगर मान लो आपके पास प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई में CH3 ग्रुप लेते हैं, क्रेसॉल, फिनॉल के साथ CH3, फिनॉल के साथ CH3 लिया, चलो हमने, राइट। तो ये CH3 जो है ना वो प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप ऑलवेज एसिडिटी की बैंड बजाता है, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, O का पेट ऐसे ही भर देगा, OH के पास से फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, राइट। तो ये आपका है ऑर्थोक्रेसॉल, ये है आपका पैराक्रेसॉल, और ये हो गया आपका मेटाक्रेसॉल। CH3 ग्रुप है, राइट, कॉर्नर में मेटाक्रेसॉल, राइट। तो अब आप सोचो बच्चों, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो मेरी सिंपल सी बात है, मुझे ना एसिडिटी के लिए प्लस आई ग्रुप चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर तीनों कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप है, फिनॉल तो है यहाँ, पहले ये देखो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? मेन कंस्टिट्यूएंट फिनॉल है, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन है CH3 का। अब पहली बात है, मुझे CH3 प्लस आई ग्रुप है बिल्कुल पसंद नहीं है एसिडिटी के लिए, राइट। तो प्लस आई ग्रुप जितना बने उतना दूर होना चाहिए। प्लस आई ग्रुप कहाँ होना चाहिए? जितना बने उतना दूर होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो तो प्लस आई ग्रुप एकदम OH के बाजू में है, मतलब यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, राइट। और जैसा इफेक्ट ऑर्थो पे होता है ना, वैसा ही इफेक्ट पैरा पे भी होता है, राइट। जैसा इफेक्ट ऑर्थो पे होगा वैसा ही इफेक्ट पैरा पे होगा, क्योंकि होगा क्या पता है? जब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आ रहे होंगे ना, जब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आ रहे होंगे तो वो प्लस आई ग्रुप उसको वापस धक्का मारेगा, जा जा, राइट। मतलब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी वो कम कर देगा, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप क्रेसॉल कंपाउंड को कंपेयर करोगे, क्रेसॉल को जिसमें प्लस आई ग्रुप है, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा क्रेसॉल नियरली इक्वल एसिडिक होंगे। ऑर्थो एंड पैरा क्रेसॉल दोनों में नियरली इक्वल जैसे आपके एसिडिटी मिलेंगे, और मेटा क्रेसॉल इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर ग्रुप का इफेक्ट सबसे कम रहता है। तो ये प्लस आई ग्रुप जो है CH3 एट मेटा, इसका इफेक्ट मेटा पोजीशन पे कैसा रहेगा? सबसे कम रहेगा, ओके। तो यू कैन राइट हियर, that should I write? Okay, just wait a second, let me make a space over there. Okay, so we can write here, this plus I group is least effective, plus I group is least effective at मेटा पोजीशन, इसीलिए आपका एसिडिटी मेटा वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा, ओके। तो इतना डिटेल में है बच्चा लोग ये। चलो अब इसके बाद एक इंटेक्स क्वेश्चन आ रहा है, वो सॉल्व करते हैं।
ओके चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11.4। आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट, तो मैंने कंपाउंड सारे लिख दिए जो भी आपको दिए हैं, उसको हम ना नंबरिंग कर देते हैं ABCDE, ताकि हमें वापस नाम ना लिखने पड़े। ओके चलिए अब सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। पहला है प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 1 पे ऑल, प्रोपेनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके देयर इज 3 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। 1 2 3 पे नाइट्रो, मेटा पोजिशन पे है। राइट, यहाँ पे आओ, 3 5, 1 2 3 पे नाइट्रो, 4 5 पे नाइट्रो। राइट, एंड 4 मिथाइल फिनॉल। चलो फिनॉल 4 1 2 3 4 4 पे मिथाइल ग्रुप। चलिए इनको अरेंज करना है। राइट, एक बात जो मेरे ध्यान में रहेगा, एसिडिटी के लिए मुझे -I ग्रुप चाहिए और एल्कोहल हमेशा सबसे लेस एसिडिक रहता है कंपेयर टू फिनॉल। एक पॉइंट ये रहेगा आपका। और दूसरा, एसिडिटी के लिए हमें चाहिए -I ग्रुप। कौन सा ग्रुप चाहिए होता है एसिडिटी के लिए? -I ग्रुप हमें चाहिए होता है। तो मैं सारे कंपाउंड देख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एल्कोहल है और बाकी सारे फिनॉल है। फिनॉल 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 फिनॉल, बात ही खत्म। एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो अगर आप यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू ऑफ Ka, डीएसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। राइट, तो एल्कोहल आर लेस एसिडिक, तो सबसे कम नंबर पे तो आपका A ही आने वाला है। अब बाकी बचे फिनॉल 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 फिनॉल। अब मुझे एसिडिटी के लिए -I ग्रुप चाहिए। लेट मी चेक इट आउट। NO2 इज -I ग्रुप 3 बार है, -I ग्रुप 1 बार है, -I ग्रुप 2 बार है और CH3 तो +I ग्रुप है। अब मुझे +I तो चाहिए ही नहीं, +I ग्रुप तो एसिडिटी कम कर देता है। राइट, इन सब में -I ग्रुप है, इसमें +I ग्रुप है, मतलब ये कम एसिडिक रहेगा। तो A के बाद आएगा E के बाद चलो यहाँ पे आपके पास एक ही -I ग्रुप है, यहाँ पे 2 -I ग्रुप है, यहाँ पे 3 है। जितने ज़्यादा -I ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिटी। तो इन तीनों में ये सबसे कम एसिडिक रहेगा बिकॉज एक ही -I ग्रुप है। तो फिर आएगा आपका C, उसके बाद आएगा D बिकॉज 2 -I ग्रुप है, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एसिडिक आएगा आपका B बिकॉज उसके अंदर आपके पास 3 -I ग्रुप है। राइट, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka। अगर यही आपको pKa पूछे ना तो एरो उल्टा कर देना। अगर pKa पूछे तो pKa इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो एरो को इन्वर्स कर देंगे तो हमें pKa मिल जाएगा। कितना सिंपल है ना? ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे ताकि आगे बढ़े हम। चलिए अभी हम मेन टॉपिक कौन सा चल रहा है? वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच देयर इज अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ONH। राइट, उसमें एक रिएक्शन सीख चुके हैं, दैट इज एसिडिक नेचर। अब एक और रिएक्शन है बच्चों, एस्टरिफिकेशन। विद इन 5 मिनट्स वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन। चलिए एस्टरिफिकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। यू विल स्टार्ट विद एल्कोहल ROH। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस एल्कोहल टू एस्टर, आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसके अंदर एस्टर ग्रुप एंट्री करवाना है, एसाइल ग्रुप आपको एंट्री करवाना है। राइट, एसाइल ग्रुप एंट्री करवाने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। दैट इज यू कैन मेक द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, और यू कैन मेक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। राइट, ओके, एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है? देखो देख लो फटाफट। एसिडिक एनहाइड्राइड इज RCOOH, एनी काइंड ऑफ एनहाइड्राइड। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिक्यूल है, उसमें से एक वाटर मोलिक्यूल निकाल दो, बचा क्या आपके पास? R-CO2 बार और साथ में एक और हो है। राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड कंपाउंड, एक बीच में O आ गया। राइट, तो यू कैन मेक द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, or you can make the reaction of alcohol with anhydride। अब जब ये रिएक्शन होगा ना बच्चों, तो बोथ द रिएक्शंस आर
रिवर्सिबल एंड दे बोथ रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एज अ कैटालिस्ट। आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, राइट। ये दोनों रिएक्शन आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में करवाने हैं, राइट। चलिए क्या रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन O एंड H विल ब्रेक, और यहाँ पे दिस बॉन्ड इज गोना ब्रेक, ओके। सेम एज यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन O एंड H जाएगा, एंड हियर देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड, राइट। तो बना क्या, देखो ये RO, उसके साथ ये R-CO जोड़ दो, ये हो गया आपका R-CO, उसके साथ एक O आ गया आपके पास OR। कैन यू सी दिस इज R-CO, और उसके साथ आया आपका OR ग्रुप, तो ये हो गया आपका C-O ग्रुप विच इज एस्टर। और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, H एंड OH मिलके बनाएगा H2O, और ये H2O को उड़ाने के लिए, H2O को भाप बनाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यू कैन गो विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड भी आप ले सकते हो, राइट। क्या करेगा ये बच्चों, दिए हुए क्या करेगा, दिस विल इवोपरेट द वाटर। अगर वाटर इवोपरेट हुआ ना, तो योर रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो सेम एज यहाँ पे क्या होगा, R-CO के साथ ये OR जुड़ेगा, R-CO के साथ ये OR जुड़ा, एस्टर बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, R-C-O के साथ H, तो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। चलिए, और यहाँ पे बच्चों आप यही सेम रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हो, राइट। ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, असाइल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज, यू कैन एग्जैक्टली कॉल दिस कंपाउंड एज, वेट अ सेकंड, क्या नाम दिया है इसको एग्जैक्टली, यू कैन मेक द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड। चलिए, what will happen, this bond will break, this bond will break, again R-CO will combine with OR, let's call it R- group, R-CO will combine with OR group, right, and this will give you HNCl, that is HCl। अब ध्यान देना बच्चों, अब ये एक ऐसा रिएक्शन है तीनों में से जो रिवर्सिबल नहीं है, और ये रिएक्शन के अंदर आपका एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है एसिड। तो आपको किसी तरह से इस एसिड को न्यूट्रल करना पड़ेगा, और उसको न्यूट्रल करने के लिए ये रिएक्शन बेसिक मीडिया में किया जाता है, दैट इज पिरिडिन। पिरिडिन इज अ बेसिक मीडिया जो HCl को न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा इसको, ये न्यूट्रल करेगा, इट विल न्यूट्रलाइज द HCl, राइट। तो इसके आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज लेट्स टेक CH3 CH2OH, make it react with CH3 CH2COCl। मैं सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ पिरिडीन। चले, क्या होगा बच्चों, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, एस्टरिफिकेशन के अंदर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। क्या ख्याल होना चाहिए आपको, एस्टरिफिकेशन में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अगर आपका रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, अगर जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीजन अगर रेडियो एक्टिव है, तो जो एस्टर बनेगा ना वो भी रेडियो एक्टिव रहेगा, बिकॉज आपका बॉन्ड O और H के बीच का टूटता है, तो ये ऑक्सीजन आपका एस्टर के अंदर रहेगा, यहाँ से आपका Cl निकलेगा, तो ये है CH3 CH2CO, CH3 CH2CO, और साथ में आएगा OCH2 CH3, OCH2 CH3, और ये आपका ऑक्सीजन जो है वो एस्टर के अंदर रहेगा, राइट, एंड दिस इज गोना बी HCl, तो आपका बाई प्रोडक्ट है। चलो, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, तो ये आपका 3 कार्बन वाला एस्टर ग्रुप है, दैट इज प्रोपेन OH, और ये है इथाइल 2 कार्बन, इट विल गिव यू इथाइल प्रोपेन OH। क्या बनाएगा ये आपको, इथाइल प्रोपेन OH बना के देगा। चलो, अब इसके अंदर ना एक और रिएक्शन दिया है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई बनाने का, दिस दवाई एस्पिरिन, राइट। तो एस्पिरिन बेसिकली बनता है आपका बाय द असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है भाई, असाइलेशन ऑफ दिस सैलिसिलिक एसिड। देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे बच्चों फॉर एस्पिरिन, बहुत आसानी से ये मेडिकल में अवेलेबल होता है, राइट। ये जब नॉर्मली बुखार होता है तब एस्पिरिन लिया जाता है, राइट। फिर बॉडी दुखती है तब लिया जाता है, तो इट इज़ बेसिकली एंटीपायरेटिक, या आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, एनाल्जेसिक्स
एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. दिस इज एनाल्जेसिक दैट इज पेन रिलीविंग, एंटीपायरेटिक जो बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा, एंड इन्फ्लेमेटरी मतलब अगर बॉडी में कहीं पे कट वट लग गया है तो उसमें थोड़ा सा दर्द को कम करने का काम करेगा यह ड्रग. क्या नाम है ड्रग का? एस्पिरिन. ठीक है, कैसे बनता है? एस्पिरिन बनता है बाय एसाइलेशन ऑफ सैलिसिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या है? सैलिसिलिक एसिड है बेंजीन के ऊपर OH और साथ में COOH. क्या है भाई? बेंजीन के ऊपर OH और साथ में COOH. लेट्स राइट इट लाइक दिस. ऊपर COOH लिखते हैं, यहाँ पे OH लिखते हैं. बोथ थिंग्स आर सेम. कंपाउंड आपको देखने में थोड़ा इजी रहेगा, राइट? तो इसे हम कहते हैं बच्चों सैलिसिलिक एसिड. क्या है ये? सैलिसिलिक एसिड. इसका हम करेंगे एसाइलेशन. एसाइलेशन के लिए कोई भी एक चॉइस ले लो. लेट्स टेक दिस वन. तो हम ले रहे हैं यहाँ पे CH3CO, CH3CO 2 बार, साथ में O. दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड. क्या है ये? ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट? चलिए, अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हो तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडिया एज यू कैन सी. चलिए, क्या होना है बच्चों? O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से CH3CO ग्रुप आके यहाँ पे जोड़ दो. ऊपर COOH एज इट इज रहेगा. यहाँ पे O था, H निकल गया, उसकी जगह पे COCH3 ग्रुप आएगा. COCH3. कौन सा ग्रुप आया? COCH3. और यही H निकलेगा, बाकी बचे CH3COO के साथ. तो दूसरा बाई प्रोडक्ट होगा CH3COOH. अब ये जो आपका कंपाउंड बना ना बच्चों, राइट, इसका आपका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. क्या नाम है इसका? दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं. दवाई है एस्पिरिन. बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन आपके लिए 2 मार्क में. एस्पिरिन के प्रिपरेशन का रिएक्शन एंड फॉर्मूला. एस्पिरिन में 2 ग्रुप होते हैं, COOH एंड COOCH3. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और एसिटेट ग्रुप होगा, राइट? दोनों आजू बाजू में होंगे. ठीक है, कैसे करना है आपको? चालू करना है सैलिसिलिक एसिड के साथ. सैलिसिलिक एसिड में COOH एंड OH रहेगा और उसका आप नॉर्मली करोगे बच्चों एसाइलेशन प्रोसेस बाय एसिटिक एनहाइड्राइड एसिडिक मीडिया. यू विल गेट द एस्पिरिन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो यहाँ पे आपके रिएक्शन कंप्लीट होते हैं जहाँ पे बॉन्ड टूटा बिटवीन O एंड H. अब हम बात करेंगे जहाँ पे बॉन्ड टूटने वाला है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब पूरे का पूरा OH कट लेगा. ओके, इसके बारे में बातें चलने वाली है अगले लेक्चर के अंदर.